घर के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान था बंटी। वह बार बार सूरज के सामने हाथ जोड़ रहा था, कभी उनके पैरों में गिर जाता, कभी रोते हुए उन्हें रुकने की विनती करता। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया मत जाइए, प्लीज मत जाइए। लेकिन सूरज का फैसला बदलने वाला नहीं था। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर अकेले चलना पड़ता है। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही सूरज गाड़ी में बैठने लगे, बंटी की नजर अचानक गाड़ी के नीचे गई। वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। एक डिजिटल टाइमर तेजी से चल रहा था। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बम। बंटी पूरी ताकत से दौड़ा। वह चिल्लाना चाहता था, सूरज को रोकना चाहता था, लेकिन समय उससे भी तेज भाग रहा था। कुछ सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आग की लपटें आसमान तक उड़ गईं। लोगों की चीखें गूंजने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई भाग रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। बंटी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धुआं था। वह बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, सूरज भैया, सूरज भैया। उधर शहर के दूसरे कोने में ईशा बेचैन बैठी थी। उसके दिल में अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी उसका फोन बजा। जो खबर उसने सुनी, उसने उसकी दुनिया हिला दी। सूरज की गाड़ी में धमाका हो गया है। फोन हाथ से छूट गया। ईशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। क्या सच में सूरज इस धमाके का शिकार हो चुका था, या फिर किस्मत ने उसके लिए कोई और कहानी लिख रखी थी? यही सवाल अब पूरे शहर के सामने था। धमाके की खबर सुनते ही ईशा बिना एक पल गंवाए घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, भगवान, सूरज को कुछ मत होने देना। लेकिन जितना वह आगे बढ़ रही थी, उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। जब वह वहां पहुंची तो चारों तरफ पुलिस, एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ थी। सड़क पर धुआं फैला हुआ था। जली हुई गाड़ी के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने वे दिन याद आने लगे जब सूरज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। आकाश ने चाल चली, ताई माँ को बंधक बनाया और मजबूरी में ईशा से ऐसा बयान दिलवाया जिसने सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सूरज समझा कि ईशा ने उसे धोखा दिया है। ईशा चाहकर भी सच नहीं बता सकी। आज वही झूठ उनके बीच दीवार बन चुका था। वह जली हुई गाड़ी के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। सूरज, मैं मजबूर थी। मैंने कभी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। आसपास खड़े लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उसी समय पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी। अधिकारियों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है। गाड़ी के कुछ हिस्सों में विस्फोटक के निशान मिले थे। मतलब साफ था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उधर शहर के एक आलीशान कमरे में बैठा आकाश मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। वह खुद से बोला, अब ईशा हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देता। और वह सच था, बंटी का डर। बंटी जानता था कि बम किसने लगवाया है, और अब उसका अपराध बोध उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। रात गहरा चुकी थी। पूरा शहर सूरज के धमाके की चर्चा कर रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो अपने ही डर से लड़ रहा था। वह था बंटी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, टाइमर, धमाका और आग की लपटें। उसे याद आया कि कैसे आकाश ने उसे पैसों का लालच दिया था। पहले उसने मना किया था, लेकिन लालच और डर ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूरी रात वह सो नहीं पाया। आखिरकार सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने उसे देखते ही पूछताछ शुरू की। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे आकाश ने योजना बनाई, कैसे बम लगाया गया और कैसे सूरज को मारने की कोशिश की गई। बंटी का बयान सुनकर पूरा पुलिस विभाग चौंक गया। अब उनके पास आकाश के खिलाफ मजबूत सबूत था। तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई। उधर आकाश को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी। वह अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त था। लेकिन उसी समय पुलिस की गाड़ियां उसकी हवेली की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही मिनटों में हवेली चारों तरफ से घेर ली गई। दरवाजा खुला, आकाश सामने आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट दिखाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपको हत्या की साजिश और बम विस्फोट के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खेल को उसने जीत समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला था। आकाश की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी।
हर कोई यही सोच रहा था कि अब न्याय मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। सूरज जिंदा था। दरअसल धमाके से कुछ क्षण पहले उसे गाड़ी में तकनीकी खराबी महसूस हुई थी। वह नीचे उतरा और जांच करने लगा। उसी समय विस्फोट हो गया। धमाका इतना बड़ा था कि लोगों ने मान लिया कि सूरज अंदर ही था, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। जब ये खबर ईशा तक पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत बैरियर चेक पोस्ट की तरफ भागी जहां सूरज मौजूद था। सालों की दूरी, दर्द और गलतफहमियां जैसे उस रास्ते में उसके साथ दौड़ रही थीं। जब उसने सूरज को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। सूरज भी शांत खड़ा था। उसके मन में गुस्सा था, सवाल थे और टूटे हुए भरोसे की चुभन थी। लेकिन ईशा के चेहरे पर दिख रहा दर्द कुछ और कहानी कह रहा था। पहली बार सूरज को महसूस हुआ कि शायद वह पूरी सच्चाई नहीं जानता, और यहीं से शुरू हुई सच्चाई की तलाश। सूरज और ईशा की मुलाकात के बाद भी कई सवाल बाकी थे। सबसे बड़ा सवाल था, ईशा ने झूठ क्यों बोला? इस सवाल का जवाब लेकर आई ताई माँ। उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि आकाश ने उन्हें बंधक बना लिया था। वह बार बार धमकी देता था कि अगर ईशा ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें मार देगा। ईशा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह सच बोलती और ताई माँ की जान खतरे में पड़ जाती, या फिर झूठ बोलकर उन्हें बचा लेती। उसने दूसरा रास्ता चुना। ये सुनकर सूरज स्तब्ध रह गया। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने ईशा को गलत समझा, कैसे उसने उससे दूरी बना ली, और कैसे उसने अपने ही प्यार पर भरोसा खो दिया। तभी ईशा वहां पहुंची। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया था। ये सुनते ही सूरज की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि एक और राज बाकी था। वह राज जो सूरज को अंदर तक हिला देने वाला था। ईशा ने धीरे से कहा, मेरी और आकाश की शादी कभी हुई ही नहीं थी। यह सुनते ही सूरज के कदम जैसे वहीं रुक गए। अब उसके सामने पूरी सच्चाई खुलने वाली थी, और इसी सच्चाई के साथ उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। ताई माँ की बात सुनने के बाद सूरज जैसे पत्थर का हो गया था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर ईशा ने कभी धोखा दिया ही नहीं तो फिर इतने सालों तक वह किस गलतफहमी में जीता रहा? कमरे में भारी सन्नाटा था। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब उसे अपने प्यार के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। सूरज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। एक बात बताओ ईशा, अगर तुम बेगुनाह थी तो मुझे सच बताने की कोशिश क्यों नहीं की? ईशा की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की थी सूरज, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार आकाश मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता था। उसने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई शुरू की। कैसे आकाश ने ताई माँ को बंधक बनाया था, कैसे उसने धमकी दी थी कि अगर ईशा ने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो ताई माँ जिंदा नहीं बचेंगी। कैसे मजबूरी में उसे झूठा बयान देना पड़ा, और कैसे हर रात वह रोते रोते सो जाती थी। सूरज चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी था। ईशा ने गहरी सांस ली। एक और सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। सूरज ने उसकी तरफ देखा। क्या? मेरी और आकाश की शादी कभी हुई ही नहीं। यह सुनते ही सूरज की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? ईशा ने बताया कि जो शादी पूरी दुनिया को दिखाई गई थी वह सिर्फ एक नाटक था। आकाश चाहता था कि सूरज हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए, इसीलिए उसने झूठ का ऐसा जाल बुना कि सबको यही लगे कि ईशा अब उसकी पत्नी है। लेकिन सच कुछ और था। ईशा ने कभी आकाश को अपना पति नहीं माना। उसका दिल हमेशा सूरज के लिए धड़कता रहा। यह सुनकर सूरज के अंदर वर्षों से जमा गुस्सा और दर्द धीरे धीरे टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया था उसी पर सबसे कम भरोसा किया। कमरे में मौजूद ताई माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चे रिश्ते कभी झूठ से नहीं टूटते, बस कभी कभी उन्हें सच्चाई तक पहुंचने में देर लग जाती है। सूरज की आंखें झुक गईं। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगा। लेकिन उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। एक अधिकारी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। सर, हमें आकाश के खिलाफ और भी बड़े सबूत मिले हैं। सूरज ने चौंककर पूछा, कौन से सबूत? अधिकारी ने कहा, यह सिर्फ बम विस्फोट की साजिश नहीं थी, इसके पीछे और भी कई अपराध छिपे हुए हैं। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई, और अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। आकाश की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर उसी मामले की चर्चा कर रहा था।
जिस इंसान का नाम कभी ताकत और रुतबे के लिए लिया जाता था, आज वही अपराधी बनकर अदालत के कटघरे में खड़ा था। कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था। मीडिया, पुलिस अधिकारी, वकील और आम लोग, सबकी नजरें उसी पर थीं। आकाश अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मने यू विल बरद है ली वे इम्पल्स के बने अवे दे ए दे बै दे एक। उसे लगता था कि पैसे और प्रभाव के दम पर वह एक बार फिर निकल जाएगा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। सबसे पहले बंटी को गवाही के लिए बुलाया गया। कोर्ट में कदम रखते समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने जज के सामने पूरी सच्चाई बता दी। कैसे आकाश ने उसे पैसे दिए, कैसे उसे बम लगाने के लिए मजबूर किया गया और कैसे सूरज की हत्या की योजना बनाई गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पेश की। वीडियो में आकाश के लोग सूरज की बाइक के आसपास दिखाई दे रहे थे। फिर कॉल रिकॉर्ड सामने आए। उन रिकॉर्ड्स ने साबित कर दिया कि विस्फोट से पहले कई बार आकाश और उसके गुंडों के बीच बातचीत हुई थी। आकाश के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसका वकील लगातार दलीलें दे रहा था, लेकिन हर नए सबूत के साथ उसकी दलीलें कमजोर पड़ती जा रही थी। फिर ताई माँ को बुलाया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे उन्हें महीनों तक कैद में रखा गया, कैसे ईशा को धमकाकर झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। यह बयान सुनते ही पूरे कोर्ट में हलचल मच गई। अब हर कोई समझ चुका था कि आकाश सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश करता था। आखिर में ईशा को बुलाया गया। उसने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। एक एक झूठ, एक एक धमकी और एक एक दर्द। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। जज ध्यान से सब सुन रहे थे। उधर आकाश की सारी अकड़ टूट चुकी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन असली फैसला अभी आना बाकी था, और वही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अदालत क्या फैसला सुनाएगी। जज ने सभी दस्तावेज दोबारा देखे। उन्होंने गवाहों के बयान पढ़े, फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की और फिर फैसला सुनाने के लिए खड़े हो गए। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जज ने कहा, आरोपी आकाश ने पूर्व नियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची, बम विस्फोट करवाया, अपहरण किया और कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाली। आकाश की आंखें झुक गईं। जज आगे बोले, ऐसे अपराध को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने अंतिम फैसला सुनाया। अदालत आरोपी आकाश को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आकाश के हाथ कांपने लगे। जिस इंसान को अपने प्रभाव पर घमंड था, आज वह पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और उसे हिरासत में ले लिया। आकाश ने एक बार सूरज की तरफ देखा, लेकिन सूरज की आंखों में नफरत नहीं थी। वह सिर्फ शांत था। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या उसे बदला मिल गया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे न्याय चाहिए था। ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। उधर जेल की ओर ले जाते समय आकाश पहली बार अपने कर्मों के बारे में सोच रहा था। जिस प्यार को पाने के लिए उसने साजिश रची, वही प्यार उसे हमेशा के लिए दूर हो गया। जिस आदमी को खत्म करना चाहता था, वही आज सम्मान के साथ खड़ा था, और वह खुद अपराधी बन चुका था। लेकिन अदालत का फैसला सिर्फ एक अपराधी की हार नहीं था, यह सच्चाई की जीत भी थी। अब एक आखिरी अध्याय बाकी था, सूरज और ईशा की जिंदगी का नया अध्याय। आकाश को सजा मिलने के बाद जैसे पूरे परिवार के सिर से एक भारी बोझ उतर गया। सालों से जो डर, दर्द और गलतफहमियां उनके बीच थी, अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन सूरज के मन में अभी भी एक बात थी। वह ईशा से अकेले में बात करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने ईशा को एक पुराने मंदिर में बुलाया, वही मंदिर जहां कभी दोनों ने साथ में भविष्य के सपने देखे थे। जब ईशा वहां पहुंची तो उसने देखा कि सूरज पहले से मौजूद है। मंदिर की घंटियां बज रही थी। हवा में एक अलग ही शांति थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सूरज ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ईशा की आंखें भर आईं। सूरज ने आगे कहा, अगर मैंने उस समय तुम पर भरोसा किया होता तो शायद हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। ईशा ने धीरे से जवाब दिया, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हालात ही ऐसे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। उसी समय ताई माँ और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। ताई माँ मुस्कुराई। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़कर ईशा के हाथ में रख दिया। अब और हिम्मत करो। ये सुनते ही सबकी आंखें नम हो गईं। सूरज ने ईशा की तरफ देखा और पहली बार बिना किसी डर और संकोच के कहा, क्या तुम मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया।
उस पर ऐसा लगा जैसे वर्षों का इंतजार खत्म हो गया हो। लेकिन उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद पूरा घर खुशियों से भर गया। जहां कभी दर्द और गलतफहमियां थी, वहां अब हंसी और अपनापन लौट आया था। सूरज ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। वह पहले की तरह लोगों की मदद करने लगा, समाज सेवा के अपने सपने को फिर से आगे बढ़ाया। और हर कदम पर ईशा उसके साथ खड़ी रही। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिएंगे जो अन्याय का शिकार होते हैं। उधर ताई माँ उन्हें देखकर बेहद खुश थीं। वर्षों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी थी। एक दिन पूरे परिवार ने मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े सूरज और ईशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। सच्चाई सामने आ चुकी थी, गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं और उनका प्यार हर परीक्षा में सफल साबित हुआ था। दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे बैठा आकाश अपनी किस्मत पर पछता रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि नफरत कभी जीत नहीं सकती। झूठ कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसने जो बोया था वही काट रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। समय बीतता गया। सूरज और ईशा की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि अगर भरोसा और प्यार सच्चा हो तो सबसे बड़ी साजिश भी उसे तोड़ नहीं सकती। एक शाम सूरज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। ईशा उसके पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर तक चुपचाप आसमान को देखते रहे। फिर सूरज मुस्कुराया और बोला, शायद भगवान ने हमें अलग इसलिए किया था ताकि हम रिश्तों की असली कीमत समझ सकें। ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में संतोष था। अब कोई डर नहीं था, कोई झूठ नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। सिर्फ भरोसा था, सिर्फ प्यार था, और सिर्फ एक नई शुरुआत। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। सच्चाई देर से सामने आ सकती है, लेकिन जब आती है तो हर झूठ को मिटा देती है। और सच्चा प्यार चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, आखिर में जीत उसी की होती है। इस तरह सूरज, ईशा, ताई, माँ और पूरे परिवार की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती हैं। न्याय जीतता है, प्यार जीतता है और एक नई कहानी शुरू होती है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सभी को लगा था कि अब आकाश की कहानी खत्म हो चुकी है। सूरज और ईशा अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। परिवार में खुशियां लौट आई थीं और हर कोई यह मान चुका था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बैठा आकाश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर रात वह अपनी कोठरी में बैठकर एक ही बात सोचता था। सूरज ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसकी नजर में उसकी बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ सूरज था। एक दिन जेल में उसकी मुलाकात एक पुराने अपराधी से हुई। वह व्यक्ति कई बड़े अपराधों में शामिल रह चुका था और जेल के अंदर भी उसका प्रभाव था। आकाश ने धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक खतरनाक योजना बनने लगी। उधर बाहर सूरज को एक नए प्रशासनिक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा था। इस अभियान की वजह से कई प्रभावशाली लोगों के हित प्रभावित होने वाले थे। सूरज को नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक नया जाल बुना जा रहा है। एक रात जेल के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। बिजली चली गई। सुरक्षा व्यवस्था कुछ मिनटों के लिए कमजोर पड़ गई और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की। जब सुबह गिनती हुई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। आकाश अपनी कोठरी में नहीं था। पूरा राज्य अलर्ट पर चला गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। जब यह खबर सूरज तक पहुंची तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे महसूस हो गया कि यह सिर्फ जेल से भागने का मामला नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला था। और इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आकाश के फरार होने के कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले सूरज के ऑफिस के बाहर एक धमकी भरा पत्र मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। सूरज समझ गया कि यह संदेश किसने भेजा है, लेकिन उसने परिवार को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि ईशा फिर से डर और तनाव में जीने लगे। उधर ईशा को भी महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। सूरज पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रहा था। वह अक्सर किसी गहरी सोच में डूबा रहता। एक रात जब सूरज अपने घर लौट रहा था, तभी उसकी कार का पीछा एक काली एसयूवी ने करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे लगा कि यह संयोग है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह गाड़ी बार बार उसके रास्ते में आने लगी। अचानक एसयूवी से गोली चली। सूरज ने तुरंत कार मोड़ दी। गोली शीशा तोड़ते हुए निकल गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हमलावर भाग निकले, लेकिन ये साफ हो चुका था कि कोई उसे मारना चाहता है। पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए। हालांकि हमलावरों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उनका संबंध किसी संगठित गिरोह से था। उसी रात एक अज्ञात नंबर से सूरज के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं सूरज। सूरज पहचान गया, वह आकाश था और अब खेल का दूसरा दौर शुरू हो चुका था।
आकाश की वापसी के बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आने वाला था। ताई माँ कई दिनों से परेशान थी। वह किसी बात को छिपा रही थी। एक शाम उन्होंने सूरज और ईशा दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे मैंने वर्षों तक छिपा कर रखा। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखने लगे। ताई माँ ने बताया कि आकाश का परिवार कभी उनके परिवार का बहुत करीबी हुआ करता था। सालों पहले जमीन के एक बड़े विवाद में दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। आकाश के पिता मानते थे कि उनकी बर्बादी के पीछे सूरज का परिवार जिम्मेदार है। हालांकि सच्चाई कुछ और थी, लेकिन इसी गलतफहमी ने नफरत की जड़ें पैदा कर दी थी। आकाश बचपन से ही यह सुनते हुए बड़ा हुआ था कि उसे एक दिन इस परिवार से बदला लेना है। यही कारण था कि उसके अंदर इतनी नफरत भर गई। ताई माँ ने एक पुरानी फाइल सूरज को दी। उसमें ऐसे दस्तावेज थे जो साबित करते थे कि पुराने विवाद में सूरज के परिवार की कोई गलती नहीं थी। अगर ये दस्तावेज पहले सामने आ जाते तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन अब यह फाइल एक नया हथियार बन चुकी थी, क्योंकि अगर यह सच सार्वजनिक हो जाता तो आकाश के पास लोगों को भड़काने का कोई आधार नहीं बचता। सूरज ने फैसला किया कि वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आकाश पहले ही उसके अगले कदम का अंदाजा लगा चुका है। सूरज अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था। वह पुराने दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाला था। लेकिन उसी सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ईशा अचानक गायब हो गई। पहले सभी को लगा कि वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन कई घंटे बीत गए। उसका फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं हो रहा था। सूरज बेचैन हो उठा। उसी समय उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए। ईशा एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर कैमरे के सामने एक नकाबपोश व्यक्ति आया। उसने कहा, अगर ईशा को जिंदा देखना चाहते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दो। सूरज समझ गया कि इसके पीछे आकाश का हाथ है। यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह उसे सच सामने लाने से रोकने की कोशिश थी। लेकिन इस बार सूरज पहले वाला इंसान नहीं था। उसने पुलिस की विशेष टीम बनाई। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की गई। समय तेजी से निकल रहा था। हर मिनट ईशा की जान खतरे में थी। उधर एक सुनसान गोदाम में कैद ईशा भी हार मानने को तैयार नहीं थी। यह तुम। उसे भरोसा था कि सूरज उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। लेकिन सवाल यह था, क्या पुलिस समय रहते वहां पहुंच पाएगी? लगातार 48 घंटे की तलाश के बाद पुलिस को आखिरकार एक सुराग मिला। ईशा को शहर के बाहर एक